देखिए हमारा जो चौथा सेट है, चौथा नहीं चौथा, थोड़ा बहुत टंग इधर उधर हो सकती है, तो आप लोग इसको आप लोग दिल पे न लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए 2024 सेट नंबर 4, इसके पूछे हुए प्रश्न को मैंने लेके आया हुआ हूं। देखिए किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। कह रहे हैं कि दर्पण पे कौन सी पोजीशन है, ठीक है, जिसपे प्रकाश किरण जाए और वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोकस पर, एक मिनट मेरे होनहार बच्चों, आप लोगों को आंसर देने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसमें से ऑप्शन दे आंसर दे लेते हैं, ठीक है। कितने बच्चे इसमें से आंसर दे लेते हैं मेरे होनहार बच्चे। देखते हैं युगांडा के बच्चों से आगे निकल पाते हैं क्या, ठीक है। युगांडा का बच्चा भी बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर देता है, मगर तुम लोग यार ऐसे बच्चे हो कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश के परावर्तन के बाद अपने वापस आ जाती है, तो यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। मतलब कौन सी पोजीशन है, फोकस पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी, वक्रता केंद्र पे जब कोई प्रकाश जाती है तो वापस क्या हो जाती है, हाँ लौट जाती है। एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वह लेंस कौन सा होगा। तो देखिए अवतल लेंस में ही, अच्छा अवतल लेंस में आभासी बनता है। कह रहे हैं कि एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वह लेंस कौन सा होगा, बताइए। अवतल लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परिचारिका द्वारा, पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। पश्चिमाभी मांसपेशियां, जिनको सिलेरी मांसपेशियां भी कहते हैं, यह नेत्र लेंस को संयोजित करती हैं, आगे इसकी फोकस दूरी को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। इसको अगर ऐसे खींचती हैं तो पतला हो जाता है, तो पतला होने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर नेत्र लेंस मोटा रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्या होगी, कम होगी। अब देखिए स्वच्छ आकाश नीले रंग के लिए उत्तरदायी है, तो मैंने बताया था प्रकीर्णन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन, ठीक है। अब आते हैं, एक अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो P बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए, V स्क्वायर बटा के R। अब यहाँ पे देखिएगा V का मान दिया है 220 वोल्ट, P का मान दिया है 440, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और R का मान पूछा हुआ है, हम कहेंगे R को यहाँ पे करिएगा, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो R बराबर हो जाएगा हमारा 220 गुणते 220 बटा के 440, 22 दूना के 44, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 110, आंसर आ जाएगा। R का मान होगा 110, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। दुर्गेश नाई डी पर दुर्गेश नाई। चलिए अगला देखिए कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलान करेंगे, देखिए पहले मिलान करेंगे उसके बाद आंसर देंगे। सबसे पहले हमको ये दिख रहा है, तो ये होता है प्रतिरोध, इसमें से देखिए कौन सा है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है। अगर ऐसे प्रतिरोध होता है, अगर उस पर एक तीर का चिन्ह लग गया, तो इसका मतलब होता है कि चेंज करने के बाद मतलब इसको रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज होता है स्टेबलाइजर में, ठीक है, स्टेबलाइजर बोलते हैं, प्लाइजर नहीं होता है, स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। स्टेबलाइजर में क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस की घटाने बढ़ाने से, अगर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएंगे तो हमको कम विद्युत धारा मिलेगी, अगर घटाएंगे तो ज्यादा विद्युत धारा मिलेगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। यह है अमीटर, इसको करेंगे चौथा से। यह है हमारा विद्युत सेल, और यह है तार क्रॉसिंग। तो अब एक में देखिएगा, एक का चौथा, तो एक का चौथा कहाँ पे है, इसमें एक का चौथा कहीं पे दिख रहा है क्या, अरे तीसरा, तीसरा, एक का तीसरा, एक ये है, हाई वाला तो गलत हो गया, एक का तीसरा, तीसरा, अच्छा 3 है, अच्छा एक का तीसरा हो गया। अब दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा इसमें भी है, दूसरे का चौथा, बस यही तो सही है, हाई सब क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। बस बाकी नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूर पता है तो एकदम मार ले जाओगे तुम लोग, हमको पता है तुम लोग इतने तेज बंदे हो ना कि तुम लोग जैसे फ्री फायर खेलते हो, अब और तेज हो गए हो।
किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक, ध्यान सुनेगा, कोई धारावाही परिनालिका है ऐसे, उसको जब स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिए तो लटकाने पे वह सदैव किस दिशा में स्थिर होगी? तो उत्तर पूर्व में कि उत्तर दक्षिण में कि किसी भी दिशा में कि तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण। अब देखिए इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण की तरफ हम लोगों को पैर या सर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में भी होता है दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जो में चुंबक होता है, दोनों हमारे माइंड में उसको खींचते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है? मैग्नीशियम, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर। मरकरी। ये तो एकदम युगांडा का बच्चा इसे दे मारेगा। अच्छा नहीं है ना, तो वही नहीं है, मरकरी नहीं है, मैंने तो वही बताया ना। अब देखिए कुछ बच्चे हैं जैसे लालू टाइप, वो मतलब उनको खुद नहीं कन्फर्म है। नहीं नहीं, रोटी सभी खाते हैं, मगर इसका जिक्र आप लोग मत कीजिए। चलिए देखिए, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अम्ल और क्षार है, हमने बताया था अम्ल और क्षार। एक बार इसके आप लोगों की यादें ताजा कर दें। अम्ल में H+ होता है और क्षार में OH-। ये दोनों आपस में मिलकर जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जल। और इधर क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो इसमें से लवण तथा जल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल सही। ठीक है, ये डी था दुर्गेश नाई। ठीक है, निम्नलिखित में अभिक्रिया है CaCO3 और CaO CO2, ये किसका उदाहरण है? तो आप बताइए, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक मिनट भैया। सी फॉर सिम्बा। वाह। ए कलर चूज हो जा। चलो देखो, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है, अपघटन अभिक्रिया दिया है, द्विविस्थापन संयोजन। यहाँ पे यह एक अकेला पदार्थ है, टूट के दो भागों में विभक्त हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, किसमें पाया जाता है? ये भी युगांडा का बच्चा बता देगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, अच्छा ए है, मतलब कार्बन है। ठीक है, हाँ, हम जानते हैं तुमको एप्पल बहुत पसंद है। अच्छा, रोटी पसंद है। निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन मतलब क्या होता है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा। इसको क्लोज करते हैं। ईंधन एवं औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्या है, बताइए? एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। तो देखिए, एथेनॉल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है, और शाम को कुछ लोग बड़ी औषधि के रूप में यूज करते हैं। हाँ ठीक है, ये एक ऐसी औषधि है कि जिसको लेने के बाद सीधे इंसान चार्ज हो जाता है और सामने वाले को भी डिस्चार्ज कर देता है। तो चलिए अब चलते हैं वो भाग नंबर 3 में। ठीक है, अब चलते हैं वो भाग नंबर 3 में। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, एकदम सीरियस होके पढ़ाई करते हैं। इतना सीरियस कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एकदम मतलब हंसी मजाक में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। भाग गुर्दे की इकाई, गुर्दा मतलब किडनी, तंत्रिका, वृकाणु, साइटान, है म्यूटान दिया कि भूटान दिया है? चलिए, इसका हो जाएगा वृकाणु। क्या होगा? वृकाणु, नेफ्रॉन जिनको बोलते हैं। ठीक है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल। जाइलम मतलब ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल। ऑप्शन नंबर ए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है CO2 और जल की, क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की। डी फॉर दुर्गेश नाई, इनमें से सभी। ठीक है, अब दुर्गेश नाई इतना फेमस हो गए हैं भाई, हम लोग भी सोचें थोड़ा बहुत फेमस कर दें। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका की, अभी ये प्रश्न जल्द ही पिछले में पूछा हुआ था कि कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रव्य जालिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेंडल ने अपना प्रयोग किसमें किया था? वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए।
ये तो मैंने बताया था कि मटर का पौधा का चयन किस लिए किया था। देखिए अब मेरा हाथ लगता है आज उठ जाएगा, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। मैंने बताया था कि जो मटर होता है, मटर कम टाइम में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। वार्षिक पौधा है तो कम टाइम में उसके कई पीढ़ियों का क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो अध्ययन किसका, वंशानुगत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, CFC, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। अच्छा चलिए, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये निकलती कहाँ से गैस है, तो यह गैस AC, फ्रिज और भी बहुत सारे कूलर से नहीं निकलता, AC से, फ्रिज से, ठीक है, फ्रीजर से, इन सब चीजों से निकलता है ज्यादातर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा निकलता है CFC। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, सुनो, घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानो। ये वाला प्रश्न पूछा हुआ था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस प्रश्न को मैंने अभी जस्ट बताया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।